हमारे गेस्ट हैं जनाब डीसीपी अम्बादास पोटे साहब, जो क्राइम ब्रांच के चीफ थे, अपने ज़माने के सबसे सक्सेसफुल ऑफिसर में रहे। लैला खान क्यों मारी गई, कैसे मारी गई, पूरा अगर आप डिटेल में बताएं ताकि वो एक रहस्य की जो गुत्थी है सुलझ सके। फरवरी 2011 में इनका पूरा फैमिली मुंबई से मिसिंग हो गया था। पूरी फैमिली गायब हो गई। वो टाइम ये फैमिली को ये पता नहीं था कि दिस इज अवर लास्ट राइड फ्रॉम लाइफ। 6 लोगों का मर्डर और एक ही साथ में मर्डर कैसे हुआ था उसका? उनके ऊपर अनएक्सपेक्टेड अटैक कर दिया। एक साथ अटैक कर दिया। ये खड्डे में एक के ऊपर एक पूरा 6 बॉडी। वो जो स्विमिंग पूल जो खड्डा खोदा था वो इनकी कवर। मर्डर क्यों किया उसने? गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हमारे गेस्ट हैं जनाब डीसीपी अम्बादास पोटे साहब, जो क्राइम ब्रांच के चीफ थे और अपने ज़माने के सबसे सक्सेसफुल ऑफिसर्स में रहे हैं। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त केसेस का इन्वेस्टिगेशन किया है और तकरीबन 75 से 80 एनकाउंटर्स किए हैं अपने ज़माने में। हम शुरुआत करना चाहते हैं फिल्म एक्ट्रेस लैला खान के मिस्टीरियस मर्डर केस के बारे में। सो पोटे साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं। लैला खान कौन थी, पहले तो आप ये वहाँ से शुरू करिए, फिर हम लोग इसके मर्डर के बारे में बात करते हैं। लैला खान फिल्म इंडस्ट्री में जी पिक्चर में वगैरह काम करती थी। जी। वो अपने फैमिली के साथ में, मतलब पिताजी नादिर खान, मम्मी सहीला जी और भाई बहन के साथ में ओशोरा में एक अपार्टमेंट में रहते थे। जी। वहाँ रहने के बाद में जब वो इंडस्ट्री में काम कर रही थी तो उसने एक आखिरी फिल्म जो सुपरस्टार है राजेश खन्ना, उनके साथ में किया था। वो फिल्म का नाम है वफा। अच्छा। यस, थोड़ी ठीक चली फिल्म, जी लेकिन वो फिल्म के बाद में ये बहुत मशहूर हो गई। जी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये फरवरी 2011 में इनका पूरा फैमिली मुंबई से मिसिंग हो गया था अच्छा, एकदम। या पूरी फैमिली गायब हो गई। पूरी फैमिली बाप गायब, माँ भाई सब। माँ भाई बहन चचेरी सिस्टर वगैरह जी। पूरी गायब हो गई थी। अच्छा। इनके पिताजी नादिर पटेल ने जी। इसके बारे में ओशोरा पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दाखिल किया था। अच्छा। जनरली मिसिंग कंप्लेंट दाखिल नादिर होने, पटेल उसके पिता थे। नादिर पटेल लैला खान के पिताजी। तो लैला खान नाम कैसे था उसका? नादिर खान की जो वाइफ थी जी सलीना, जी उनकी 3 शादी हो गई थी। जी। ये नादिर पटेल फर्स्ट, सेकंड डे के, और तीसरी हो गई थी एक कश्मीरी युवक था जी। परवेज टाक करके, अच्छा। इसके साथ में उसकी थर्ड शादी हो गई। थर्ड शादी। ओके। फिर ये मिसिंग कंप्लेंट दाखिल होने के बाद में जी जो हमारा क्राइम ब्रांच अंधेरी यूनिट था, जी। वो अंधेरी यूनिट को कॉन्फिडेंस में लेके इसका इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट किया। जी। पहले हमने इनका जो घर था वहाँ पूरा छापा डाल के सर्च किया। ये परवेज टाक जो था, इसका हमें उधर आधार कार्ड मिला था। आधार कार्ड वगैरह देखने के बाद में उसका एड्रेस वगैरह पूरा उसमें लिखा था। उसके बाद में पता चला कि यह कश्मीर का लड़का है। फिर वो जो एड्रेस था वो हिसाब से हमने कश्मीर पुलिस को इंफॉर्मेशन सबमिट किया था जी कि इसके बारे में थोड़ा पहचान वगैरह मालूमात वगैरह निकाल के बॉम्बे क्राइम ब्रांच में मालूमात दे दीजिए। और मैंने भी एक टीम निकाला और कश्मीर के लिए डिस्पैच किया था कि इसका भी मतलब सर्च करो करके। परवेज टाक के लिए। वहाँ के कश्मीर पुलिस एंड अवर क्राइम ब्रांच एक जॉइंट ऑपरेशन किया, मतलब सर्च वगैरह किया। तो बहुत बड़ी कटने के बाद में ये परवेज टाक हमें एक जगह पे लोकेट हो गया और वहाँ से उसको ताबे में लेके हम मुंबई लेके आए। मुंबई लाने के बाद में थॉरोली इंट्रोगेशन किया। तो एक दिन उसने जो स्टोरी डिस्क्लोज किया तो वो सुन के हमें तो एकदम वी आर वेरी सरप्राइज और शॉक बैठ गया। उसने जो डिस्क्लोज किया स्टोरी कि बोले साहब, आप जो फैमिली को ढूंढ रहे, इसके पिताजी नादिर खान छोड़ के ये 6 लोगों का मैंने मर्डर किया है। मर्डर ये वर्ड सुनते ही हमें तो शॉक बैठ गया कि 6 लोगों का मर्डर और एक ही साथ में
बोले तो हमें पहला मतलब अनबिलीवेबल कि परवेज दिखने में तो इतना स्ट्रांग वगैरह नहीं लगता था, इज वेरी स्मॉल। अच्छा। कि आपने अकेले ने कैसे तूने ये हाँ। मर्डर किया 6 लोगों का? बोले ये मर्डर केस में मैं अकेला नहीं है, और एक कश्मीर का एक लड़का है, उसको मैंने इसमें इन्वॉल्व किया था। अच्छा। बोले कौन है ये लड़का? तो उसने सज्जाद हुसैन वाणी का नाम बोल दिया। हमने पूछा कि मतलब ये कैसे तूने किया मतलब मर्डर का क्या है? तो उसने जो स्टोरी बोला, मतलब डिस्क्लोज किया हमारे सामने, कि साहब ये लैला खान की जो मम्मी है, उसके साथ में मेरा शादी हो गया। तब से मैं ये फैमिली के साथ में ओशुरा में इनके घर में रहता था, और घर में रहने के बाद में मैं मतलब वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस फैमिली, ऐसा मैं इनके साथ में रहता था। तो जब देखा मैंने ये फैमिली के सब लड़कियां, ये लोग क्या क्या करते हैं वगैरह, तो उनको पता चला कि ये उनकी जो लड़की है लैला खान, उसकी बहन रेशमा, रेशमा एक सलीना के सिस्टर की बेटी थी, और जो बाकी जो उनके सिस्टर वगैरह थे, ये सब लोग फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड थे। सब फिल्म इंडस्ट्री देख रहे हैं। सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिल्म में, एक्सेप्ट इमरान। ओके। जो इमरान जो इनका भाई था, वो फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं था, लेकिन साथ में रहता था। अच्छा। तो फिल्म इंडस्ट्री से रहने की वजह से ये थोड़ा जरा मतलब आई डू नॉट लाइक देयर बिहेवियर, जो वर्तणूक बोलते हैं ना, हाँ। वो मुझे पहले से जरा अच्छा नहीं लगता था। लेकिन बोले कोई नहीं, अपनी फैमिली है करके वो उनके साथ में रहने लगा। ये परवेज टाक बोल रहा था। ये परवेश टाक बोल रहा है उनकी फैमिली के बारे में। अच्छा। फिर शुरू में बोले मुझे ये घर में अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर गए तो मुझे महसूस होने लगा कि दिस फैमिली इज निग्लेक्टिंग टू मी। कि मतलब मैं एक उनके घर का नौकर है ऐसा समझ के लड़कियां मेरा, अरे परवेज तू ये काम कर, परवेज ऐसा कर, ये कर, मतलब वो मुझे अच्छा फील नहीं होता था। सम ऑफ द टाइम आई फीलिंग इट इंसल्टिंग आल्सो। अच्छा। तो फिर मैं ये बातें मेरे मिसेस, मतलब उसकी जो मिसेस थी सेलिना, उसको बोलता था। बोले कि बच्चे हाल है, इतना कुछ उसके बारे में तुम सोचो मत वगैरह ये वो। तो इस तरह से रहते थे। फिर बाद में पता चला कि ये फैमिली का इगतपुर में एक फार्म हाउस भी है। अच्छा। तो फिर कभी छुट्टी मिला, सैटरडे संडे अगर आता है, तो ये फैमिली के साथ में फार्म हाउस पे भी जाता था। इगतपुरी जगह करके एक जगह है, मुंबई से ये 1-1.5 घंटे के डिस्टेंस के ऊपर है। जी। वो फार्म हाउस पे हम जाते थे, वहाँ एक एक दो दिन छुट्टियाँ बिताते थे, वहाँ पार्टी करना, साथ में रहना वगैरह, और वो पूरा करके वापस इधर आते थे। ऐसे ही एक दिन बात बात में उसने अपने सलीना इसको बोल दिया कि ये जो लड़कियां है, अगर इनको दुबई में कुछ अच्छा जॉब है, अच्छा काम मिलेगा, तो ये जा सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या? तो बोले मैं तो इनके बारे में आई कैनॉट बी टेक अलोन डिसीजन, आई विल टॉक विथ हर। लड़की के साथ में बातचीत वगैरह करेंगे। तो फिर कुछ दिन जाने के बाद में इसने वापस मिसेस को पूछा कि लैला खान वगैरह उसकी सिस्टर वगैरह दुबई में आ सकते हैं क्या काम करने को वगैरह? तो उसने बोला कि नहीं, वो इधर उसमें इंटरेस्टिंग नहीं है, वो दुबई वगैरह जाना नहीं चाहते वगैरह। तो ये सुन के भी उसको थोड़ा शौक लगने लगा कि ऐसा कैसे कि मैं ये फैमिली के फ्यूचर के लिए अच्छा सोच रहा हूँ, और ये तो ना बोल रही है काम करने के लिए। वो भी जरा उसके मन में थोड़ा शौक बैठ गया है वो। तो इस तरीके से दिन जाने के बाद में मतलब मल्टीपल हिज फीलिंग शॉकेबल फ्रॉम दिस फैमिली। तो ऐसा ये होने के बाद में उसने फिर डिसाइड किया कि ये फैमिली को मुझे मार देना चाहिए करके, मतलब ऐसा उसके दिमाग में आ गया, पर ऑफ द मोमेंट उसने ऐसे सोचा कि इनको मैं इनका मर्डर कर दूं सबका। इनके मर्डर कर दो सबका वगैरह। तो मतलब तो उसने सोचा कि ये कैसा, अकेला तो मैं कर नहीं सकता हूँ, मुंबई में मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो ये ऑलरेडी इगतपुरी जाता था। तो उसके माइंड में ये आ गया कि क्यों न मैं इनको एक दिन सबको फार्म हाउस लेके जाने के बाद में वहाँ मैं मेरी तरीके से इन सबको मार सकूं। जी। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि ये अगर 5-6 लोग हैं तो मैं अकेला तो ये कर नहीं सकता हूँ। तो इसका वो दोस्त था, उसको याद आ गया। जी।
वाणी। वाणी। तो इसने पहले मिसेस को कबूल कर दिया कि अपन कभी कभी फार्म हाउस जाते हैं, उधर अपने कुछ वैल्यूएबल आइटम्स रहते हैं, तो एक काम करेंगे, अपन फार्म हाउस के ऊपर एक कश्मीर का वॉचमैन रखते हैं। तो शुरू में ये फैमिली रिलक्टेंट थी, बोले वॉचमैन क्यों रखना है, उसको पगार देना पड़ेगा, और अपन तो कभी कभी सैटरडे संडे जाते हैं, तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने कन्विंस किया सबको कि नहीं नहीं, उधर रखना जरूरी है। फिर इसने वाणी को कश्मीर से बुला के इगतपुरी का जो फार्म हाउस था वहाँ वॉचमैन करके डिप्यूट कर दिया। मतलब जैसा ही ये 50% ये प्लान उसका सक्सेस हो गया जी। कि वन ऑफ द एसोसिएट वाज लैंडेड एट इगतपुरी। हम्म। फिर इसने सोचा कि आगे कैसा क्या करना वगैरह ये वो। फिर कभी कभी ये फार्म हाउस पे जाते थे, वो टाइम में वाणी को बोलते थे कि ऐसे ही हम एक दिन पूरा फैमिली इधर लेके आएंगे, वो टाइम अपने को ये सब फैमिली को मारना है करके। तो वो जो वॉचमैन था उसने क्या किया था कि ये अपना गाड़ी जो चलाते अपन, स्टेयरिंग रहता है, स्टेयरिंग का एक बड़ा रॉड वहां से कहाँ से तो भी प्रोक्योर किया था, जी। और ये घर में जो पेलमेट रहता है, हम्म। पेलमेट के ऊपर उसको रख दिया था। हम्म। और फिर ऐसे ही एक दिन इसने सबको बोला कि अपने को अभी फार्म हाउस जाना है करके। ऐसे ही एक दिन ये पूरा फैमिली गाड़ी में बैठ के बम्बई छोड़ के इगतपुरी जा रहे थे, जी। और इसके दिमाग में तो चल रहा था कि ये टाइम तो कुछ ना कुछ अपने को इनको सबको ख़त्म करना है। तो ऐसे ये सब फैमिली उधर गए, खाना वगैरह बना दिया, शाम का खाना वगैरह, वो बारबेक्यू लगाने के वो टाइम वगैरह। इमरान इसमें बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग था, थोड़ा कुक भी आता था उसको खाना पीना बनाना। ये लैला का भाई। लैला का भाई इमरान, जी। अच्छा अट्टा कट्टा था वो, ही इज़ वेरी स्ट्रांग बिल्ट। ओके। और उस दिन इसको बोल के रखा था कि नाउ टुडे, आज अपने को इनको अटैक करके सबको मारना है करके। और जब रात का समय था 9:30 वगैरह, तो वो फार्म हाउस जो है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस तरीके से, कुछ लोग नीचे रहने के, कुछ लोग ऊपर रहने के। तो और ये पलमेट वगैरह जो था फर्स्ट फ्लोर पे रखा था, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। जी। और इसने बोला था कि जिस दिन मैं बोलेगा वो टाइम अपने को इस तरीके से अटैक करना है। और जो फर्स्ट फ्लोर पे इमरान था, उसकी मम्मी थी और एक सिस्टर थी, और बाकी सिस्टर और वो चचेरी बहन रेशमा, जी। वो भी नीचे थी। और रात का जब समय आ गया, और इसने एक चाकू भी वहाँ प्रोक्योर करके रखा था हेलमेट के ऊपर। और जब ये वाणी तो प्लान्ड मर्डर था कर रखा। प्लान पूरी पूरा plot प्लान, हाँ। मतलब किससे मारना, कैसा यानी मारना, अचानक कुछ नहीं हुआ, इमोशंस में आके नहीं हुआ, नहीं, ये पूरा प्लानिंग के साथ। वेरी प्लानिंग ओके। मर्डर। और फिर जब वाणी को इसने ऊपर बुलाया, हम्म। तो बोले, मतलब उसने इशारा किया, और फटाफट उसने ऊपर से वो बड़ा रॉड जो रहता है वो निकाला, और उसके साथ में एक बड़ा नाइफ रखा था वो निकाला। एक के हाथ में रॉड और एक के हाथ में नाइफ। और ऊपर जो 2 या 3 थे पहले, उनके ऊपर अनएक्सपेक्टेड अटैक कर दिया। अच्छा। पहला मम्मी के ऊपर, फिर एक सिस्टर थी और इमरान था, अच्छा। ये तीनों के ऊपर एक साथ अटैक कर दिया। एक साथ अटैक कर दिया। जी। और जैसे ही अटैक किया, वो चिल्लाने लगे, एकदम आवाज आया। तो नीचे भी जो भी उनकी सिस्टर थी, जहरा और रेशमा। रेशमा, जैसे आवाज आने लैला लगा, भी नीचे, लैला रेशमा ज़ारा तीनों नीचे थे। तीनों नीचे थे, ओके। ये ऊपर आ गए एकदम। हाँ। तब तक तो ये मतलब मारना चालू ही था। और वो सीन देख के मतलब उनको बहुत मतलब डिस्टर्ब हो गए कि ये क्या हो रहा है, क्या करके एकदम। और उन्होंने भी इनको पकड़ना चालू कर दिया, ये दोनों को, परवेज को और ये वाणी को। और एक समय ऐसा आ गया कि दोनों को पकड़ के रखा है इसमें, क्योंकि इसमें जो इमरान था, इमरान जख्मी होने के बावजूद भी बहुत हट्टा कट्टा था, उसने पकड़ के रखा था। लेकिन ये ऐसा हाथापाई होने के बाद में फिर उसने मतलब ये दोनों भी छूट गए। और उनको अभी इतना ये गुस्सा या बोलो कि मतलब ये दिमाग में ये हो गया था, इतना डेडली अटैक कर दिया उन्होंने सबके ऊपर, जैसा दिखते थे वैसा मारना चालू कर दिया। और ये जो ड्राइविंग का रॉड जो रहता है, जी। आपने अगर मतलब देखा होगा तो इट्स वेरी हेवी, एक ही अगर किसको मार दिया तो वो नीचे गिरता था। इस तरीके से उसने मतलब चाकू ये रॉड से
सबको इंजर्ड, कोई मर गया, ये है। तो ऐसा समय आ गया कि सब गिर गए नीचे। 2 लोगों ने मिलके 6 लोगों मारे। 6 लोगों को मार दिया उधर। जी। उसमें जब एक मर्द था और बाकी 5 औरतें थी। 5 औरतें थे, अच्छा। सब फ्लोरिंग पे ऊपर गिर गए। जी। इसके बावजूद भी मतलब सी द हाउ परवेज इज ब्रूटल, जी। कि वो जो रॉड था जो इसके हाथ में था वो इसने ले लिया और सबके सिर के ऊपर मारना चालू कर दिया। ओके। कि मतलब ये जिंदा है क्या, ये बचना नहीं चाहिए। सो इतना ब्रूटली ही असोल्टेड ऑन जी। जो बचे हुए थे उनके जी। ऊपर। जी। और फिर इसने क्या किया था कि जब से इसका दिमाग में आया था कि इनको मारना है, तो मारने के बाद में इसका डिस्पोजल क्या करना, किधर डालेंगे, क्या करेंगे। तो इसने अपने जो लैला की मदर थी उसको बोल दिया कि फार्म हाउस के ऊपर अपने इधर स्विमिंग पूल नहीं है, तो मुझे एक स्विमिंग पूल बनाना है। तो जैसे ही ये प्रपोजल पुटअप किया तो उसने बोला कि जरूरत नहीं, अपन कभी कभी जाते। नहीं नहीं बोले, वो स्विमिंग पूल बनाना उधर जरूरी है। इसके लिए वहाँ इसने बाकायदा उसका जो प्लेन ग्राउंड था वहाँ स्विमिंग पूल बनाने का है, इसके लिए एक 20 फुट खड्डा खोल के रखा था। इसके दिमाग में था कि स्विमिंग पूल नहीं बनाना है उधर, कि इनको मारने के बाद में डेड बॉडी किधर डालना है, ये दिमाग में उसके था। जी। तो इनको मारने के बाद में जो खड्डा उसने करके रखा था, ये खड्डे में एक के ऊपर ऐसा पूरा 6 बॉडी अंदर डाल दिया था। वो जो स्विमिंग पूल के लिए जो खड्डा खोदा था, स्विमिंग पूल के लिए जो खड्डा वो इनकी खोदा था, कबर बना दी उसने। वो उनकी कबर उन्होंने बना दिया। अच्छा। ऐसे ही मतलब एक साथ सबको दफन कर दिया। एक साथ में, हाँ। मतलब ऐसे ऊपर से पकड़ के लाते थे, जी। अंदर डाल दो, ओके। पकड़ के लाते थे, अंदर डाल दो। मतलब अलॉन्ग विथ ऑल उनके जो ऑर्नामेंट्स थे हाँ। बॉडी के ऊपर, जो ड्रेस एज इट इज था वैसे ही उन्होंने अंदर डाल दिए थे। अच्छा। और ऊपर पूरा मिट्टी वगैरह वो डाल दिया था, पूरा ये कर दिया था gruesome। एक ही साथ में। फिर अभी कि कोई भी आरोपी ने अगर ये इस तरीके से स्टोरी बोली है तो उसका जो लीगल प्रोसीजर है वो हमने स्टार्ट किया। कि मतलब वहाँ जाना है तो डॉक्टर लगेंगे, जी। केमिकल एनालाइजर का टीम लगेगा, अगर बॉडीज निकलना है तो एज पर लॉ एक मैजिस्ट्रेट भी रहता है। ये पूरा टीम का फॉर्मेशन तैयार करके एक दिन हम बम्बई से निकले, मुंबई से क्राइम ब्रांच वगैरह अंधेरी से पूरा टीम वगैरह साथ में ले लिया और इसका गाड़ी एकदम आगे रखा अकॉर्डिंग टू लॉ, कि इसने ही हमें वो जगह दिखाना चाहिए कि क्या मतलब कौन सा प्लेस दिखा रहे, वहाँ प्लेस से क्या निकलता है, व्हाट इज द डिस्क्लोजर। इसके डायरेक्शन के ऊपर पूरा कॉन्वॉय मुंबई टू इगतपुरी हाई रोड से हम गए, जी। हाईवे पे से। इगतपुरी आने के बाद में उसने बोला कि हाईवे से राइट टर्न लीजिए। राइट टर्न लेने के बाद में अंदर ट्रेवलिंग करने के बाद में एक जगह पे उसने गाड़ी रुकाने को बोला। अकॉर्डिंग टू सब गाड़ी वहाँ उतर गई, वो भी नीचे उतरा, जी। उसको सामने आगे रखा हमने और उसको पूछा कि कहाँ जाना है, किधर जाना है। और फिर वहाँ से हम वॉकिंग करते करते एक जगह पे आ गए। एक जगह पे आने के बाद में ये सबसे आगे था, मतलब आगे परवेज स्टाफ, जी। उसके पीछे वगैरह पुलिस वगैरह डॉक्टर्स सब टीम हमारा। तो वानी को पकड़ लिया था आपने? वानी भी अरेस्ट कर लिया था? नहीं, वानी अरेस्ट नहीं था, अच्छा। वो टाइम वानी अरेस्ट नहीं था, खाली परवेज स्टाफ हमारे अच्छा। साथ में था। ओके। फिर वहाँ जाने के बाद में दिखा दिया साहब ये बंगला है। फिर बंगले का गेट खोला, अंदर गए और इसने जो स्टोरी बोला था ना कि साहब उधर स्विमिंग पूल बनाने के लिए जो जगह था जी। वो जगह पे मैंने ये डेड बॉडी डाल दिया है। तो जैसे ही हम अंदर गए, जो जगह था ना हुसैन भाई, जो स्विमिंग पूल का, जी। वो जगह का मिट्टी बराबर 2-4 इंच नीचे गया था। तो वो जगह देख के ही एटलीस्ट मुझे तो पता चला कि मतलब ये यहाँ खड्डा खोदा हुआ है। अगर प्लेन सरफेस रहता था तो पता चलता था कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन वो जगह देख के ही पता चला कि ये यहाँ मतलब प्लेन सरफेस था और बाद में 1-2 बारिश होने के बाद में ये मिट्टी पूरा नीचे गए, पूरा चौकोन दिखाई दिया। मतलब मुझे ये पता चला कि इसके स्टेटमेंट में जी।
समथिंग इज ट्रूथनेस, ये हम्म। सच बोल रहा है। हम्म। फिर ये खोदने का काम चालू किया। जो खोदने के लोग थे कि ये खोदने का भी एक सिस्टम था, जी। पूरा साइड से हमने चालू कर दिया, खुदाई चालू कर दिया। 2 फीट, 4 फीट, 6, 8, 10, 12 फीट गए, तब तक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लगता था। ऐसा लगता है कि ये इसने झूठ तो नहीं बोला हमें। वापस उसके साथ में इंट्रोगेशन कर देते, नहीं बोले साहब और नीचे चलो, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आने वाला सच, ठीक है। और जो खुदाई करने वाले थे उनको वापस इंस्ट्रक्शन देते थे कि बहुत धीरे 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 खुदाई करना है। कुछ ज़्यादा और फिट खुदने के बाद में जैसे एक अपना अंगूठा रहता है ना, जी। ऐसे एक अंगूठा मिट्टी से बाहर आ गया एकदम, खाली अंगूठा दिखाई दिया, पैर का अंगूठा। पैर का अंगूठा। जी। अरे मैं नजदीक जाके देखा, इसे ऐसा करके, अरे ये तो पैर है, मतलब यहाँ कुछ तो भी है। हम्म। जो परवेश टाक बोल रहा है ये डेफिनेटली है। कितने घंटे खुदाई के बाद मालूम पड़ा आपको? 6-7 घंटे बोलो, अच्छा। क्योंकि बहुत केयरफुली करना पड़ता था ना। अच्छा। जो औजार थे ऐसा नहीं कि वो किधर लगे किसको, मतलब और कुछ डैमेज हो जाए, ये सिस्टमेटिकली नीचे जा रहे थे हम। और फिर जब वो खाली अंगूठा दिखाई दिया, डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने ऐसा ब्रश वगैरह साइड से ये कर दिया, तो बोले साहब दिस इज ह्यूमन बॉडी और उसका ये अंगूठा है। हम्म। तो उसके बाद में जो मिट्टी थी वहाँ मतलब खुदाई नहीं कर सकते थे, हल्का हल्का ब्रश वगैरह जो ये था उससे उससे निकाल रहे थे। जी। और फिर एक एक निकालने के बाद में जो ऐसा मतलब बॉडी, मतलब स्केलेटन दिखाई दे रहे थे उधर, जी। स्केलेटन। डॉक्टर लोग ऐसा एक स्केलेटन उठाने के, वो उनका पूरा हाथ में आने का, अच्छा। ये पूरा मतलब आफ्टर सो मेनी टाइम के बाद में बॉडी, कितना वक्त हो गया था उनको दफन करके? कम से कम 1.5 साल हो गए होगा 1.5 साल से वो लोग दफन थे लोग। दफन किए होते उधर एज इट इज। पुलिस ने जो नादिर पटेल ने जो कंप्लेंट लिखाई थी ओशिवारा में, उस वक्त से लेके आपको इस यहाँ तक पहुंचने में डिस्क्लोजर था, डिस्क्लोजर से disclosure। 1 साल 1.5 साल लग गया। 1.5 साल लग गया, तब तक ये बॉडियां उधर ही थी, अच्छा। पूरा डिकम्पोज होके जी। ओनली स्केलेटन, जी। मतलब ह्यूमन बोन्स। जी। फिर हमने डॉक्टर को मतलब जो एडवाइस थे, उन्होंने एक एक पीस, एक एक बोन्स उठा के स्कल, हाथ के ये वो लगा के, मतलब 6 स्केलेटन उसने तैयार किए जी। बहुत घंटे के बाद में। अच्छा। जैसे कि उठाने के बाद में बोलते थे साहब ये इसका इतना उम्र लगता है, ये इसका हो सकता है। ऐसा उठा के पूरा मतलब वहां से निकाले, तो ये 6 बॉडीज उधर मिला था। तो ये लोगों ने 6 बॉडीज को, सबके पार्ट्स भी जो उस वक्त तक डिकम्पोज हो गए थे, वो सब साथ में एक साथ असेंबल कर लिए। असेंबल कर लिए, हाँ। पूरे प्रॉपरली असेंबल किए। जी। वो बॉडी के ऊपर मतलब किसके औजार, अंगूठी, तो उसमें कपड़े नहीं बचे थे, नेकलेस, उनमें कुछ कपड़े? कपड़े नहीं बचे हुए थे, अ- खाली मुझे याद है इमरान जो था, जी। इमरान की जीन पैंट मतलब एज इट इज बोलो या थोड़ा ये हो गया था, मुझे भी याद है, किलर करके उसके ऊपर लिखा था, अच्छा। किलर। अच्छा। किलर की ये जीन पैंट उसने पहने थी, क्योंकि वो जो स्क्वायर था जी। एज इट इज था। अच्छा। तो वो देखने के बाद में पता चला कि ये जेंट्स है और ये इमरान का ही हो सकता है, और वो इमरान का ही था। तो बाकी सारी औरतों की बॉडीज पूरी डिकम्पोज हो गई थी और पहचान नहीं सकते थे कौन कौन है। बिल्कुल पहचान नहीं सकते थे, मतलब उनके ऊपर तो ये जैसा बोन्स थे ना खाली, जी। फेस मतलब ऐसा कुछ ये नहीं था। तो फिर वो लाए कैसे आप वो सारे स्केलेटन और क्या मतलब? फिर ये पूरा वहाँ जमा कर दिए, जी। और जो कानूनन कार्रवाई पूरा किया, जी। जो मतलब करना चाहिए। फिर वो पूरा सिस्टमेटिकली जो डॉक्टर का टीम था, केमिकल एनालाइजर का प्रोसीजर के हिसाब से उन्होंने अपने ताबे में ले लिया, और वहाँ से टीम पूरा तो हमने फोटोज देखे थे कि ये 6 डेड बॉडीज को 6 बैग्स में लिया गया था। बराबर, हाँ। यू राइटली पॉइंटेड आउट। तो सब एक एक बैग में एक एक डेड बॉडी थी। एक एक बैग में, फिर ये जो गए तो जीवित इंसान थे और आए तो डेड बॉडी बैग्स में आई हैं। बैग में लेके आए थे 6 डेड बॉडी, और वो कैरी बैग्स होते हैं ये, उससे डेड बॉडीज जेज हॉस्पिटल लेके आए थे। जे हॉस्पिटल लेके आए थे, जी। क्योंकि उनका आगे का जो प्रोसीजर रहता है जी। वो प्रोसीजर करने के लिए उधर भेज दिया था, फॉरेंसिक एविडेंस वगैरह के लिए सब। फॉरेंसिक किसी ये केस में। जी। जैसे कि कोई भी केस अगर होता है तो कोई केस में आई विटनेस मिलता है, कुछ ना कुछ एविडेंस मिलता है, लेकिन ये केस में देर इज नो आई विटनेस,
टोटली डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंसेस एविडेंस। अच्छा। जैसे कि डीएनए किया बाद में नादिर पटेल वगैरह, डीएनए सबके मैच हो गए। नादिर पटेल ने सबका आइडेंटिफाई किया जी। कि साहब ये लड़की लैला खान हो सकती है क्योंकि उसके पास में ये नेकलेस था, ये झारे की हो सकती है, झारा की अंगूठी थी, ऐसे मतलब ये वाइफ सलीना की है क्योंकि वो नेकलेस पहनती थी। ऐसे कुछ ऑर्नामेंट्स मिले थे, जी। ऑल ऑर्नामेंट्स वो पहनते थे, वो हिसाब से बॉडी का आइडेंटिफिकेशन भी हो तो गया। ऐसे विटनेस उसको आइडेंटिफाई किया सब चीजों में। विटनेस बोलो तो यही उनके हाँ, पिताजी उसके नादिर पटेल। नादिर पटेल ने। तो परवेज टाक ने ऐसे इस तरह से ब्रूटली इतना मार क्यों हत्या की इन सब की, इतनी निर्मम तरीके से क्यों किया उसने? वही आपको पहले मैंने जिक्र किया हाँ। ना कि टाइम टू टाइम ही इज फीलिंग वेरी, ये फैमिली के बाद में बहुत गुस्सा आने लगा। मतलब कुछ रिलीजियस रीजन था उसका कि क्या था? बिकॉज कोई माँ वाइफ को, बेटियों को, पूरे बेटों को, पूरे परिवार को कैसे खत्म करता है? थोड़ा रिलीजियस के ऊपर भी अपन बोल सकते हैं क्योंकि ये इज वेरी, मतलब जो पास्ट टाइम नमाजी जो बोलते हैं ना, जी। उस तरीके से ये परवेज था। ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट उसके ये बारे में। और जैसे कि ये बेटी बोलो तो थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री से रिलेशन होने की वजह से जी। उनका बिहेवियर, वर्तन, ये वो, ये थोड़ा उनको जरा फील नहीं होता था। ये बात उसने सलीना से भी जिक्र किया था। मतलब उसके धार्मिक विचारों के विरुद्ध थे ये लोग, तो उसको लगा कि इनको जो है इनकी हत्या कर देना ही उसको लग रहा है कि ये सोल्यूशन था, ऐसा कहा। या दिस इज वन ऑफ द रीजन, ऐसा आप भी बोल सकते हैं। हमने भी इसमें कहीं पढ़ा था बाद में अखबारों में कि परवेज टाक का कुछ कनेक्शन जो है लश्कर तोयबा के साथ था और कश्मीरी मिलिटेंट के साथ था। ये कहाँ तक सच है? इसके बारे में बहुत हमने उसके साथ में इंट्रोगेशन किया था, जी। पूरा डिटेल निकाला था कश्मीर जाके वगैरह। कहीं ये कोई टेररिस्ट एंगल तो नहीं है, टेररिस्ट से मिला हुआ तो नहीं है लश्कर तोयबा वगैरह। बहुत से आउटफिट वो टाइम कश्मीरी काम करते थे, लेकिन हमारे इंट्रोगेशन में तो भी ऐसा कुछ उसका कनेक्शन नहीं मिला। जो कोई सिविलियन का इस तरह से मर्डर करना, ब्रूटली मारना, चाकू से करना, पूरी फैमिली को खत्म करना, और एक जो वॉचमैन को लाया था वानी को वहां से, वानी को, हाँ, तो मतलब कि कुछ तो कुछ इनका कनेक्शन ऐसा था क्रूर लोगों से, मिलिटेंट लोगों से, जो लोगों ने इस तरह हत्या की। तो ऐसा कुछ आपको एविडेंस नहीं मिला उसका? नहीं, इसके बारे में तो भी हमें कुछ एविडेंस नहीं मिला अच्छा। क्योंकि इनका ये फैमिली का प्रॉपर्टी भी ज्यादा था। जी। ओशुरा में घर था, वहाँ एक शॉप था, जी। इगतपुरी का बंगलो था, जी। और मीरा रोड भाईंदर में भी एक कुछ जगह थी। जी। ये प्रॉपर्टी के बारे में भी उसके ऊपर जरा आग थी कि अगर ये प्रॉपर्टी भी तो मार दूं तो ये प्रॉपर्टी मैं मिल जाएगी, दिस इज हड़प कर लूं। ये उसका सोच होगा। तो उसको कन्विक्शन हुआ बाद में परवेज टाक को? ये केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में जी। कोर्ट में चार्जशीट वगैरह इसके खिलाफ जी। दाखिल किया था, जी। और ट्रायल कोर्ट में ये केस चला। हम्म। सब हमारे जो एविडेंस थे जी। पूरा कोर्ट के सामने पुटअप किया। कोर्ट ने अप्रिशिएट किया कि दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कुछ आई विटनेस भी नहीं था, बट सर्कमस्टेंसेस एविडेंस जो क्राइम ब्रांच ने जमा किया है दैट इज आउटस्टैंडिंग। और जो मेडिकल रिपोर्ट आया था, मेडिकल रिपोर्ट जब डॉक्टर ने पढ़ा, और मैंने भी इसके पहले आपको जिक्र किया, जी। तो इनको जो स्कल फ्रैक्चर थे, बहुत बुरी तरह से स्कल फ्रैक्चर किए थे। जी। ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद में ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट ने बोला कि इसने इतना बुरी तरह से इनको मारा है कि दिस इज द वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस करके इसको क्लासिफाइड किया, और इसको परवेज खान को फांसी की सजाए उन्होंने डिक्लेयर की है। कब की बात है ये? कौन से साल को ये वर्डिक्ट आया था? ये अभी रिसेंटली आ गए। अभी आया है? हाँ, यस, रिसेंटली, अभी ये ने कुछ महीने हो गए, महीनों पहले की बात? या महीने पहले की। बहुत लंबा केस चला ये अच्छा। ड्यूरिंग द ट्रायल। और इसमें जो वांटेड आरोपी था जी। वानी के लिए भी बहुत टाइम टू टाइम क्राइम ब्रांच, वानी मिला कि नहीं मिला बाद में? आज तक तो नहीं मिला है, आज तक वांटेड है? आज तक वांटेड है वानी। अच्छा। यस। परवेज टाक भी उसको पता नहीं पाया और कि कहाँ पे छुप गया, कहाँ चला गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान तो नहीं भाग गया वो? नहीं, भागा नहीं होगा पाकिस्तान को, जी। कश्मीर में ही होगा किधर तो भी। लेकिन आपको मिला नहीं है? नहीं मिला है। अच्छा। Yes. तो ये परवेज टाक को बाद में हाईकोर्ट ने रेटिफाई किया उसके डेथ सेंटेंस को, उसको फांसी दी गई? जब ये ट्रायल कोर्ट ने इसको फांसी डिक्लेयर किया, जी। उसके बाद में हाई कोर्ट में भी जी। इसको फांसी की सजाए एज इट इज डिक्लेयर किए।
तो मतलब उनके हाई कोर्ट से भी रेटिफिकेशन आ गया है, आ गए हैं। तो फिर उसको अब तक फांसी दी नहीं गई मतलब। अब तक फांसी उसको नहीं दी थी, हाँ, जेल एग्जीक्यूशन में भी पेंडिंग है। एग्जीक्यूशन नहीं हो गया। अच्छा, ये जो अब अभी एक्चुअली इस केस के लैला खान के केस के जो आपने बातें बताई, ऐसे ही कुछ एक और कश्मीरी वॉचमैन का केस भी शायद बॉम्बे में हुआ था, जो उसने जो है किसी लेडी लॉयर का शायद मर्डर किया था मेरे ख्याल से, और शायद आपने इन्वेस्टिगेट किया था वो केस किया था आप। भाई आप पल्लवी पुरकायस्ता मर्डर केस के बारे में तो नहीं पल्लवी पुरकायस्ता, जी जी, एंटॉप हिल में जो उसका एक कोई वॉचमैन, कश्मीरी वॉचमैन, बराबर बराबर, वो भी आपने इन्वेस्टिगेट किया था ना? बराबर, वो भी हाँ, क्राइम ब्रांच का था। क्या केस था वो एग्जैक्टली, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि हम लोगों को कैसे होशियार रहना चाहिए, जिसको अपना वॉचमैन समझते हैं वो खुद हमारा जो है कभी कोई कातिल हो सकता है। करे करे, क्या हुआ था केस में वो? मुंबई में जी वडाला करके एक एरिया है, जी हिमालयन हाइट्स, जी एक बिल्डिंग है हिमालय हाइट्स, हम्म, भक्ति पार्क करके एक एरिया है। जी भक्ति पार्क एरिया में हिमालयन हाइट्स एक बड़ा टावर है। जी वो टावर में 16 फ्लोर के ऊपर ये पल्लवी पुरकायस्ता हम्म, वहां रहती थी। अच्छा पल्लवी पुरकायस्ता इज वन ऑफ द बेस्ट नेशनल स्विमर थी। अच्छा, यस यस, शी इज नेशनल स्विमर, वहां रहती थी, और बाय प्रोफेशनल शी इज ए एडवोकेट, लॉयर थी? लॉयर अच्छा थी। अच्छा, और ये फरहान अख्तर जो है एक्टर, हम्म, इनका एक एक्सिल एंटरटेनमेंट करके एक कंपनी है, जी, वो कंपनी में ये लीगल फर्म में वगैरह जॉब पे थी, उनकी लीगल एडवाइजर थी? लीगल एडवाइजर थी। अच्छा, और ये भक्ति पार्क में हम्म, वो रहती थी। जी, ये 9 अगस्त 12 की बात है, अच्छा 2012 की बात। 2012 की बात है। हाउ ओल्ड वाज शी, क्या एज की थी उनकी? इनकी एज मेरे ख्याल से नॉट मोर देन 25, ओनली 25 ईयर्स? या नॉट मोर देन तो 25। क्या हुआ, इंसिडेंट क्या हुआ था एग्जैक्टली? जहाँ जो घर में वो रहती थी, जी, वो घर में इसका मर्डर हो गया था। तो जैसे ही बॉम्बे जो बॉम्बे क्राइम ब्रांच है, बॉम्बे क्राइम ब्रांच के हमारे हर जोन में यूनिट है, जी, वैसा ये एंटोफिल में एक क्राइम ब्रांच का यूनिट है। वो यूनिट को ये इन्फॉर्मेशन मिल गया, और उन्होंने बाद में ये हेड ऑफिस को कम्युनिकेट किया था। जी, आई एम इंचार्ज ऑफ डीसीपी क्राइम ब्रांच, अच्छा, तो एक सीरियस केस था, हम्म, इसके लिए मैं ऑफिस से निकला और क्राइम ब्रांच यूनिट को बोला कि आई एम रीचिंग दैट स्पॉट, हम्म, योर टीम आल्सो शुड हम्म, रिपोर्ट टू मी देयर। जी, तो वहाँ गए हम 14 फ्लोर के ऊपर, जी, बॉडी वगैरह तो शिफ्ट किया था हम्म, क्योंकि कुछ टाइम गया था। और मर्डर कैसे हुआ था उसका? स्पॉट विजिटेशन करने के बाद में जी, मतलब वो स्पॉट इतना मतलब ब्रूटली अटैक किया था, हम्म, पूरा रूम में फ्लोर के ऊपर खून खून के धब्बे थे, और जगह जगह पे बाल के ऐसे बाल वगैरह गिरे थे। मतलब देखने के बाद में पता चला कि ये पल्लवी पुरकायस्ता के बाल हो सकते हैं। मतलब जैसे एक स्कफल होता है ना, हाँ, मारामारी, वैसा वो स्किन क्राइम सीन के ऊपर दिखाई दे दिया। अच्छा, फिर लोकल पुलिस भी वहां आके हम्म, अपना प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे थे। जी, वो टाइम शिरीष सावंत करके सीनियर इंस्पेक्टर थे हम्म, क्राइम ब्रांच के। जी, मैंने अपना टीम वगैरह ले लिया और पैरेलल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये टावर में वॉचमैन कौन है, ये फाइंड आउट करो। एक टीम को वहाँ जॉब पे लगाओ, जी, सेकंड टीम ये काम करेंगी। तो एक 15-20 मिनट में ही जो एक टीम वॉचमैन के लिए गई थी, उन्होंने बोला साहब ये टीम का वॉचमैन नहीं मिल रहा है। सेक्रेटरी से भी बात किया, और उनको उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, खाली बोल रहा है कोई कश्मीरी था, कश्मीरी वॉचमैन है, कश्मीरी था, इतना ही बोल रहे। टावर का ऑफिस था, जी, ऑफिस में आ गए, उनको पूछताछ किया जी, कि ये वॉचमैन कौन है, क्या है। तो उन्होंने बोला कि एक कश्मीर का कोई तो भी था, किसने रखा था, ये तो रखा था, इतना खाली मालूमात मिला। अरे लेकिन उसका कुछ पर्टिकुलर वगैरह नहीं बोले, कश्मीरी कोई तो भी लड़का था, उसको रखा था। फिर और थोड़ा छानबीन करने के बाद में लेकिन उसका एक फोटोग्राफ मिला था एक जगह पे, अच्छा, वो ऑफिस में। अच्छा, ऑफिस में फोटो मिलने के बाद में हमने तो मतलब फिक्स किया कि यही किलर हो सकता है। तब तक तो पता नहीं था, मतलब आपके ऑलरेडी सस्पेक्ट हो गया? सस्पेक्ट इमीडिएटली अपने को एक अंदाज आता है ना कि मर्डर हो गया, ये जगह पे नहीं मिल रहा है। अ, और मोबाइल नंबर भी मिला था उसका, वॉचमैन का? वॉचमैन का अच्छा, मोबाइल नंबर लगा दिया, जी, स्विच ऑफ आ रहा है,
कुछ घंटे के बाद में लगाते चालू आता है, बंद होता है। फिर पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद में ये पता चला कि अगर ये कश्मीर का हो सकता है, नाउ ही विल इमीडिएटली लीव द मुंबई, ये इमीडिएटली भाग जाएगा। तो इसके लिए मैंने 3 टीम तैयार की है। एक टीम बॉम्बे सेंट्रल, जी अगर बॉम्बे सेंट्रल से कोई कश्मीर के लिए गाड़ी निकलता है, बॉम्बे सेंट्रल से निकलेगा, सेकंड हॉल्ट दादर एंड थर्ड हॉल्ट बोरीवली। एक टीम मुंबई सेंट्रल, एक टीम दादर और एक टीम बोरीवली। पूरा टीम तैयार किया था। सबको जो फोटो मिला था उसके कॉपीज निकाले, सबको दे दिया। और जैसा ही मैं बोला कि जो भी गाड़ी निकलेगा बम्बई से, वो गाड़ी मतलब अपने को ज़्यादा रुकाना नहीं है, नेचुरली जैसा रुकेंगी वही टाइम में आपको ट्रेन में जाके देखना है कि ये टाइप का कोई सस्पेक्ट मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। इस तरीके से आपको काम करना है। और तीनों टीम रवाना कर दिया है 9 अगस्त को ही उसी दिन। उसी दिन जी इमीडिएटली, जी मतलब जगह छोड़ दिया। अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि वो ट्रैक द किलर, ओके महेश तावड़े करके एक ऑफिसर था, वो डिप्यूट किया था बॉम्बे सेंट्रल के लिए। कुछ घंटे के बाद में महेश तावड़े का फोन आता है, सर किलर इज नैब। अच्छा भाई और मैं बोला तो बॉम्बे सेंट्रल पे बॉम्बे सेंट्रल पे। जी वो बोला आउटस्टैंडिंग वर्क। हाँ और वो फिर हम्म, वो किलर को क्राइम ब्रांच में लेके आता है। अच्छा और जब उसको पूछा हम्म। तो उसने ये पूरा स्टोरी बोर्ड, वही वॉचमैन था। वही वॉचमैन अच्छा मुगल करके। क्या क्या किया था उसने, क्या मर्डर क्यों किया उसने? उसका इंटेंशन कुछ अलग था जी कि ये लड़की अकेली रहती है, मैं घर में जाके कुछ इसके साथ में मतलब ये करेगा वगैरह ऐसा। यू वांटेड टू रेप हर। या यू कैन से लाइक दिस, ओके ये उसका इंटेंशन था। जी लेकिन ये लड़की ने बहुत रेजिस्टेंस किया था। अच्छा उसने बीइंग शी इज ए एथलेट एंड वेल जी ये थी, जी उसने बहुत ये किया था। हम्म, स्ट्रगल जो बोलते हैं ना, जी सीन ऑफ क्राइम देखने के बाद में ही पता चलता है कि कितना इसने स्ट्रगल किया होगा। अच्छा फिर ये ऑफिसर को पूछा मैंने कि ये किधर मिला अपने को जी ये बंदा। तो उसने बोला कि साहब बॉम्बे सेंट्रल पे हम सब रुके थे, जी देख रहे थे, और अगली गाड़ी जो कश्मीर को जाने वाली थी उसके लिए आधा एक घंटे का टाइम था। इसके लिए वो चाय पीने के लिए ईस्ट में आए थे, बॉम्बे सेंट्रल ईस्ट में बाहर आए थे। और बाहर एक बाकड़े के ऊपर हम्म, ये अपना सस्पेक्ट बैठा हुआ था, अच्छा अकेला बैठा हुआ था। जी तो इसने देखते पता चला कि अरे ये तो मुगल सरी का लगता है। हम्म और फिर नजदीक जाके वेरीफाई किया हम्म, तो 100% ही इज मैचअप विथ दिस फोटोग्राफ्स, अच्छा और उसको ताबे में लिया था। क्या एज क्या थी उसकी? इसकी एज हार्डली बिलो 30 था, और ये यंग लड़का था। बॉम्बे कब से वॉचमैन था ये वो सोसाइटी में मेरे ख्याल से 1-1.5 साल से वॉचमैन का काम करता था। वही 1.5 साल से वो सोसाइटी में था। 1.5 साल से। तो इससे पहले बॉम्बे में कहीं काम किया था उसने? हाँ नहीं किया था, बॉम्बे में इधर ही काम किया था ये। तो पुलिस कभी वेरीफाई नहीं करती है कोई वॉचमैन को रखने से पहले, या सोसाइटी वेरीफाई नहीं कराती है? एक्चुअल सोसाइटी के सेक्रेटरी या जो मेंबर्स रहते हैं उनका जी ये जॉब है। जी लेकिन ये केस होने के बाद में जी क्राइम ब्रांच ने बहुत इंस्ट्रक्शन निकाले स्ट्रिक्टली, हम्म, और वो पूरा बॉम्बे में सर्कुलेट किया कि कोई भी वॉचमैन या हाउसमेड आपको घर में रखना है तो उसके बारे में एक फॉर्म हमने बना के दिया था। एक फॉर्म बना के दिया था, उसमें फोटो लगाने का, उसका इंफॉर्मेशन, मतलब कहाँ का भी रहने दो, पूरा बम्बई में कहाँ रहता है, नेटिव प्लेस कौन सा है, नेटिव प्लेस का पूरा डिटेल्स वगैरह, ऐसा फॉर्म भरने का सिस्टम वो टाइम हमने चालू पुलिस किया। वेरिफिकेशन है उसको, मतलब दैट्स अ पुलिस वेरीफाइड फॉर्म कि पुलिस से वेरीफाइड पुलिस वेरीफाई इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है ऐसा? नहीं है ऐसा करके। यस, अच्छा। एंड यू कैन से इंटीमेशन टू द लोकल पुलिस। हाँ अगर ऐसी कोई घटना होती है जी और कोई ऐसा भाग जाता है तो एटलीस्ट उसका पूरा इंफॉर्मेशन हम्म, एक फॉर्म पे हमें मिलेगा। जी और एक केस का भी ये बहुत मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में चार्जशीट भेजा, जी और कोर्ट में मतलब जो कोई सरकमटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्टली एविडेंस सब पुटअप किया, हम्म, और कोर्ट ने इसको मतलब जन्मठेक की सजा सुनवाई। अच्छा जन टेप क्यों, मतलब फांसी क्यों नहीं? पूरा तो जन्म क्यों यानी आजीवन कारावास? आजीवन कारावास। जी हमारी पुलिस की तरफ से हमारे जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे जी उन्होंने तो बहुत कोशिश किया कि इसको फांसी होना चाहिए, जी बहुत ट्राई किया,
लेकिन इसको अजन्म कारावास की आपके एविडेंस में कोई कमजोरी थी प्रोसिक्यूशन? बिल्कुल नहीं, कमजोरी बिल्कुल नहीं। तो फिर सब जब मर्डर किया था और वो भी ऐसा मर्डर, इतना ग्रूसम मर्डर था। इट डिपेंड द ऑनरेबल कोर्ट। अच्छा इनको लगता है कि ये और आगे चल के जी ये जब नासिक जेल में था जी तो जैसे पेरोल का सिस्टम रहता है, कुछ साल के बाद में ये पेरोल पे छूटा था हुसैन भाई। अच्छा हाँ, उसकी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं करके वो पेरोल पे छूटा हम्म और कश्मीर भाग गया हम्म और रिपोर्ट ही नहीं किया इसने। अच्छा एक पेरोल का एक पीरियड रहता है ना जी 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 कि आपको 15 दिन की छुट्टी दिया, आपको 1 महीने की छुट्टी दे दिया, उसके बाद में आपने आना चाहिए, जी लेकिन ये रिपोर्ट ही नहीं किया था। अच्छा इट इज़ वेरी मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन था ये, कि इतना बड़ा सीरियस ये होने के बाद में देन अगेन दिस जॉब वाज पुट अप टू क्राइम ब्रांच कि क्राइम ब्रांच शुड बी अगेन। ये कभी की बात है? ये कौन साल की बात है ये? ये उसके बाद में की बात है, 1-1.5 साल के बाद में। अच्छा यस ऐसे लोगों को पेरोल क्यों मिलना चाहिए जब? ये प्रोविजन है ना, अच्छा ये कानून में प्रोविजन है। जी लेकिन उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल निकाला कि ऐसे इसमें पहले 90 डेज छोड़ने के, लेकिन ये प्रावधान किया 46 डेज का अच्छा कि 90 डेज नहीं छोड़ने। फिर ये जो क्राइम ब्रांच टीम भेजा था वापिस, जी ये तो बहुत लंबा मैराथन ऑपरेशन ट्रैकिंग करके वापिस उसको जम्मू कश्मीर में अरेस्ट किया था अच्छा और वापिस इसको जेल में डाल दिया। अच्छा आज भी ये जेल में है। कौन सी जेल में ये? ये मेरे ख्याल से नासिक जेल में अभी है। अच्छा यस। अब उसके बाद उसको दोबारा पेरोल देंगे नहीं देंगे आप लोग? मुझे नहीं लगता अभी इसको पैरोल पे छूटे। उसने एक बार ऐसा नहीं, किया गया कभी? किया गया करके हाँ दोबारा बहुत मुश्किल है इसको पैरोल पे छोड़ना। सो आपने अपने करियर में इन केसेस के इन्वेस्टिगेशन के अलावा बहुत से एनकाउंटर्स भी किए हैं आपने, 70-75 एनकाउंटर आपने कहा, मैंने ट्रैक रिकॉर्ड रखे नहीं है। तो कौन से गैंग्स के और क्या कुछ बड़े लोगों के नाम आपको याद है आपको? इट इज कॉल्ड पुलिस ऑपरेशन। जी मतलब एक गैंगस्टर को पकड़ने को जाते हैं जी तो वो भी पुलिस के ऊपर फायरिंग करता है और फिर सेल्फ डिफेंस के लिए रिटेलिएशन में वो जी फायर करते हैं। इट इज कॉल्ड द पुलिस ऑपरेशन, नॉट एनकाउंटर। तो हर बार आपका ऑपरेशन जो है वो सफल हो जाता है, जहाँ पे आप लोग जो अपराधी को शूट कर देते हैं, अपराधी जो है वो उसमें मर जाता है ऑपरेशन में। लेकिन ऐसा एक केस जहाँ तक मुझे याद है कि जब आप लोगों ने जब शायद पुलिस ऑपरेशन या एनकाउंटर जो भी कही है, उसमें एक आदमी 2 बार बच गया। आपको याद है ऐसा कोई केस? अच्छा आप डीके राव की बात नहीं कर? हाँ डीके राव की अच्छा बात। डीके राव। जी हाँ अच्छा रवि मल्लेश होरा। ओरा हाँ एलियस डीके राव। एलियास डीके राव जी। 2 बार का ऑपरेशन हुआ। बराबर। हाँ और एक बार तो मृदुला लाड ने उसको रुदुल्ला लाड बराबर ऑपरेशन किया तो उसमें बच गया, वो बच गया। जुहू में हो गए थे। जुहू में हुआ था। जुहू में। और एक बार आपने उसका एनकाउंटर दादर पे किया था, दादर दादर। जो मैंने मतलब सुना था कि 16 गोली मारी गई थी इसको और अच्छा, पुलिस वैन में डाल के इसको केम हॉस्पिटल ले गए थे। बराबर बराबर और बाद में जो वहाँ जब उसको पहुंचाए तो लोगों को लगा इसका पोस्टमार्टम करना है, करना है। लेकिन वो उठ के बैठ गया और वो मी जीवन थे डॉक्टर, बगा मी जीवन थे, आईका वो मी जीवन थे। तो आप कुछ उस केस के बारे में बताएं डिटेल में जरा, क्या हुआ था एग्जैक्टली? इंफॉर्मेशन मिला था जी कि छोटा राजन गैंग के जो टॉप शूटर है, जी जैसे डीके राव आप बोल रहे हैं, उसके साथ में बिपिन खनपाल था, शेट्टी था, एक चाटी का राजा गोरे करके था, एंटोपिल का। ये लोग कुछ अपोजिट वाले को जो गैंगस्टर थे उसको मारने के लिए दादर में एक जगह पे आने वाले है करके। जी ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में और इसके बारे में थोड़ा वर्कआउट किया। दादर तो बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन किधर आ रहे क्या है, तो ये इंफॉर्मेशन फिर मेरे साथ में जो सुनील देशमुख, राजन गुले, खंदरगांवकर, ये पूरा हमारा जो टीम था उनसे शेयर किया। और बाद में डीप एनालिसिस करने के बाद में पता चला कि दादर में मतलब जो अपना ये जेल है, जी जेल के नजदीक ये आने वाले हैं करके। अच्छा कि जेल से कोई छूट रहा है उनके अपोजिट गैंग वाला, और छूटने के बाद में उसको किधर तो भी इंटरसेप्ट करके जी उसको शूट आउट करके मारने वाले थे। ऐसे ओवरऑल ये इंफॉर्मेशन मिला था। तो फिर इमीडिएटली हमने सुनील देशमुख, राजन गुले को बोला कि चलो अपन निकलेंगे, जी इनको पकड़ने का है करके। और इनके पास में एक गाड़ी भी था, एक 4 व्हीलर। जी तो हम जेल के नज़दीक पहुंच के, वहाँ पहुंचने के कुछ डिस्टेंस मतलब अग्रीपाड़ा जंक्शन पे हम रुके थे, और वहाँ आगे सुनील देशमुख वगैरह वो जाके आ गए थे, कुछ रेकी वगैरह किया, देखा वगैरह।
तो इन्फॉर्मेशन में थोड़ा फर्क ट्रूथनेस निकला। और कुछ टाइम के बाद में डीके राव को पहचानने वाला एक कांस्टेबल मेरी टीम में था। उसने बराबर उसको आइडेंटिफाई किया कि साहब अपने को जो मालूमात मिला है वो सही है, ये डीके राव है करके। तो फिर वो एक गाड़ी में बैठ गए और वो गाड़ी का पीछा हमने चालू कर दिया। जब पीछा चालू किया कि ये गाड़ी कहाँ रुकेगा, क्या करेगा, मतलब ऐसा देख के कि इनको किधर रुकवा के अरेस्ट करेंगे, ये सोच रहे थे, देख रहे थे, लेकिन वो कुछ प्रॉपर जगह नहीं मिल रही थी। कुछ समय जाने के बाद में शायद उनको डाउट आ गया कि अपने पीछे ये गाड़ी हमेशा चल रही है, और उसके बाद में वो गाड़ी उन्होंने भगाना चालू कर दिया। और जैसे ही दादर वेस्ट का एक एरिया है, सेनापति बापट मार्ग, वो रोड से ये गाड़ी स्पीड में गुजर रही थी और उसके पीछे भी हम थे। ये सेनापति बापट रोड के ऊपर एक जिंदू फार्मास्यूटिकल एक कंपनी है। ये कंपनी से एक बड़ा ट्रेलर रोड के ऊपर आता है और वो रोड के ऊपर आने के बाद में पूरा रोड जाम होता है। उसमें इनकी गाड़ी स्टकअप हो जाती है कि वो आगे जा नहीं सकते। फिर हमने सोचा कि यही एक मौका है, इनको अपन अरेस्ट करेंगे। ऑफिसर नीचे उतरे, घुले, राजू पिल्ले भी एक ऑफिसर थे, वो साथ में थे। गाड़ी की तरफ अप्रोच होने लगे। हम नज़दीक पहुंचे तो उन्होंने देखते ही पता चला कि ये पुलिस का टीम है करके। जो पीछे बैठे थे मेरे ख्याल से विपिन खनपाल, एक चाटी का राजा या कोई थे, उन्होंने इमीडिएटली जो अपने पास में नीचे हाथ डाल के वेपन वगैरह निकाले और हमारे ऊपर मतलब पॉइंट आउट किया जी। तो उनको हमने हमारा डिस्क्लोजर दे दिया कि वी आर क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स। ये सुन के भी उन्होंने कुछ देखा नहीं, शुरू कर दिया फायरिंग। जैसे एक शॉट फायर होता है तो हमारे 4-5 ये ऑफिसर थे, सब अपने वेपन निकल के सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए फायरिंग कर दिया वो सबके ऊपर। कुछ एक 10-15 मिनट ये फायरिंग वगैरह होती रही, सब गिर गए उधर, कोई बाहर कोई अंदर वगैरह। फिर लोकल पुलिस स्टेशन को हमने कॉल करके वायरलेस गाड़ी को बुलाया। अभी ये सब इंजोर्ड थे ये। पहले हमारा फर्ज है कि इनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना। तो वायरलेस में सबसे नीचे ये डीके राव को रख दिया, जो डीके राव बोल रहे थे। फिर उसके ऊपर सेकंड थर्ड वगैरह ऐसे ये रख के, ये 4 डेड बॉडी थे, सबसे नीचे इसकी डेड बॉडी ये नीचे जी। फिर हम साइन हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में जाने के बाद में डॉक्टर को बुलाओ, ये मतलब लेके जाना है वगैरह करके सबको एक एक को निकल रहे थे। और जब इसका नंबर आ गया चांस, तो फटके से इसने आंखें खुली। तो चेहरा तो पूरा खून से ये हो गया था और आंखें एकदम सफेद दिखाई दिया। अच्छा। और वो चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मैं जिंदा हूँ, मुझे बचाओ, ये पुलिस वाले मार डालेंगे मुझे। अच्छा। हमने बोला कि ये नहीं मतलब मारना हमारा इंटेंशन नहीं है, इसके लिए तो आपको ट्रीटमेंट देने के लिए हमने हॉस्पिटल में लेके आए। फिर डॉक्टर को बुलाया, इसको भी साथ में ले लिया और हमने इसको एडमिट किया। कितनी गोली लगी थी इसको? इसको मेरे ख्याल से 5 या 6 गोली लगी थी वाइटल पार्ट के ऊपर, बॉडी के ऊपर। 6 गोली लगने के बाद जो जीवित था वो, ये आज भी जीवित है। मतलब दिस इज द यू कैन से मिरेकल, या क्या बोल सकते हैं इसको। तो मैंने डीके राव से मुलाकात की थी साइन में। मैंने उससे पूछा था कि आप कैसे बच गए, तो बोलता है मैं योगा और सांस रोकने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। तो गोलियाँ मुझे, उससे कहा 16 गोलियाँ लगी थी मुझे, लेकिन मैंने योगा से अपनी सांस रोक ली थी। तो पुलिस वाला लगा मैं मर गया हूँ, लेकिन फिर मैं हॉस्पिटल जाके मैंने सांस छोड़ी और मैं बच गया। तो मैंने लिखा भी था उसको अपनी किताब में इसके इंटरव्यू को। तो मेरे ख्याल से आप जो जिक्र कर रहे हैं, एक शॉट उसके नोज के ऊपर था। अच्छा। मेरे ख्याल से इसने से वो सांस लेता होगा। अच्छा। क्योंकि नीचे रखने के बाद में पूरा पैक हो गया था। जी। शायद यहाँ से एक गोली लग गई थी जी। उसमें से वो सांस ले रहा होगा। वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। मे पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। Yeah. एनीवे, बट साहब बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था एक्चुअली आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस फैंटास्टिक डिस्कशन। हम बहुत आभारी हैं आपके। और मैं खाली चाहूँगा कि आप एक लास्ट मैसेज देते कि किस तरह से क्राइम अगेंस्ट वुमेन रोक सकते हैं और क्या कर सकते हैं। मुंबई में चूँकि आपने इतने सालों 39 ईयर्स आपने सेवा की है, तो कुछ एक आध सेंटेंस, एक आध टिप आप मुझे देते कि कैसे हमारे दर्शकों को पता चले कि औरतों को सुरक्षित कैसे रखना चाहिए। इसके बारे में तो देखो कि मतलब ये जिम्मेदारी खाली औरतों का ही, मतलब लेडीज का ही नहीं है,
सोसाइटी में फीमेल मतलब फीमेल का प्रोटेक्शन के लिए जो लोग रहते हैं उनकी ये बड़ी जिम्मेदारी है। जी आप कहाँ से भी अगर गुजरते हैं, कहाँ भी जाते हैं, तो अगर आपके आँख के सामने अगर इस तरीके से अगर कोई हरकत करता है या कुछ ये करता है, तो वो जो लेडीज़ है वो अपनी बहन समझ के अपन वहाँ इमीडिएट इंटरवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। जी सबने अगर ऐसा ये मतलब समझ के इंटरवेंशन करना चालू किया जी कि मतलब औरत का प्रोटेक्शन करने के लिए मेरी भी जिम्मेदारी है, तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ जो क्राइम है प्रिवेंशन हो जाएंगे। अगर अगर कुछ हो जाते हैं तो होने के बाद में भी अगर इफ़ यू प्रोएक्टिव जी कि अगर कोई किसको लेडीज को मार के भाग रहा है, ये कर रहा है, आप दौड़ के उसको पकड़ सकते हैं या अप्रिहेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से अगर अपनी मेंटालिटी अगर रखते हैं तो वी कैन डेफिनेटली प्रोटेक्ट अवर सिस्टर्स फ्रॉम सोसाइटी ओनली। थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच। आप फ्रेंड्स को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा, आपने हमारा ये पॉडकास्ट देखा। और पोटे साहब की एडवाइस फॉर प्रोटेक्टिंग वुमेन, हम सबको ख्याल रखना चाहिए। वी ऑल आर भागीदारी रखते हैं हम अपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कि जब भी अगर हम समाज में ऐसा कोई अपराध होते या इन औरतों के साथ में ऐसे कोई बदसलूकी होते देखें, वी शुड गेट इन्वॉल्व इन ट्राई टू प्रोटेक्ट देम, ताकि इन औरतों के खिलाफ, इन महिलाओं पे ये जो अत्याचार ये इनके खिलाफ अपराध ना हो सके। थैंक यू वेरी मच। बहुत नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। और आप हमें बताइए कि आपको कैसा लगा ये हमारा एपिसोड। धन्यवाद।